वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को क्लास 12th यूपी बोर्ड की 8th पोयम माई हेवन को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे भारत के, इंडिया के बहुत ही लीडिंग पोइट रहे हैं, जिनका जन्म 1861 और मृत्यु 1941 में हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने माई हेवन पोयम तब लिखा था जब हमारा देश गुलाम था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कलेक्शन ऑफ पोयम लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, जिसमें 103 लिरिक्स हैं। तो उसी गीतांजलि नामक कलेक्शन ऑफ पोयम से यह पोयम, यह लिरिक आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसका टाइटल है माई हेवन। इसका अर्थ होता है मेरा स्वर्ग। तो इस पोयम में जो पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखते हैं और यह देखते हैं कि भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र हो, मेहनती हो, कर्मठशील हो और अपने देश को, अपने भारत को सफलता के रास्ते पर ले जाए। हमारा भारत पल प्रतिपल प्रगति के रास्ते पर बढ़े। तो यहाँ पर कवि अपने देश के प्रति क्या इच्छा रखता है, अपने देश के नागरिकों से क्या अपेक्षा रखता है, चलिए पोयम को देखते हैं और जानते हैं कि कवि क्या चाहता है अपने देश के नागरिकों से। देखिए, यहाँ से हमारी पोयम स्टार्ट है। पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि इस पंक्ति में कहना चाहता है, कवि एक ऐसे देश की कल्पना करता है, ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है जहाँ पे रहने वाले लोगों का मस्तिष्क भय से मुक्त हो और सिर्फ गर्व से ऊंचा उठा रहे। कवि कह रहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, माइंड का मतलब लोगों का मस्तिष्क, विदाउट फियर का मतलब भय से मुक्त हो, एंड द हेड, हेड माने सिर, हर नागरिक का सिर, इज हेल्ड हाई मतलब गर्व से ऊंचा उठा रहे, हर नागरिक गौरव से भरा हुआ हो। तो कवि एक ऐसे देश की कल्पना करता है जहाँ पे रहने वाले लोगों का मस्तिष्क भय से मुक्त हो, यानी निर्भीक हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई और सिर उनका गर्व से ऊंचा उठा रहे। दूसरी पंक्ति है, वेयर नॉलेज इज फ्री। वह एक ऐसे देश की कल्पना करता है जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, नॉलेज का मतलब ज्ञान, फ्री का मतलब मुक्त। तो जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, अर्थात कि ज्ञान को पाने की आज़ादी हर एक नागरिक को हो, ज्ञान को बंधन में न रखा जाए, कोई भी वर्ग, किसी भी श्रेणी का नागरिक ज्ञान को प्राप्त करने का हकदार हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर प्रकार का नागरिक उस देश का ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका पूरा अधिकार हो, यानी कि नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड ना हो, हर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सके, ऐसे देश की कल्पना करता है कवि। फिर है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर संसार संकीर्ण घरेलू दीवालों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो जाए, टूट न जाए। तो वर्ड का मतलब वैसे संसार हुआ, लेकिन कवि का तात्पर्य यहाँ पर देश से, भारत से लिया गया है कि हमारा जो भारतवर्ष है यह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजित न हो जाए, अलग अलग न हो जाए।
कई धर्मों को मानने वाले लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन सब में कहीं न कहीं एकता, भाईचारा की भावना देखने को मिलती है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, यह संकीर्ण घरेलू दीवारों के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो जाए। नैरो माने संकीर्ण, डोमेस्टिक माने घरेलू, और वॉल्स माने दीवारें, और फ्रैगमेंट्स का मतलब हुआ छोटे-छोटे टुकड़े। ब्रोकन अप का मतलब टूट जाना। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो संसार है, हमारा जो देश है, यह संकीर्ण घरेलू दीवारों के छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट न जाए, विभाजित न हो जाए, वर्गों में न बढ़ जाए। अर्थात कि हमारा देश जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजित न हो जाए, खंडों में न बढ़ जाए, बल्कि उनमें एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, तभी हमारा देश आगे की तरफ अग्रसारित होगा, हमारा देश प्रगति करेगा। तो एक बार पंक्तियों को फिर से देख लीजिए। Where the mind is without fear and the head is held high, जहाँ पर रहने वाले लोगों का मस्तिष्क भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा उठा रहे, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को हो, अर्थात कि जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ पे संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो जाए, वर्गों में न बढ़ जाए। फिर अगला स्टेंजा आपका है कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, अर्थात कि जहाँ शब्द सत्यता की गहराई से प्रस्फुटित हों, यानी कि उस देश में रहने वाले लोग, हर नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति सच बोले, सच्चाई की राह पर चले और सत्यता का पालन करे। तो वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ, डेप्थ माने गहराई और ट्रुथ माने सच्चाई। कम्स आउट का मतलब बाहर आए, वर्ड्स माने शब्द, यानी कि उस देश में रहने वाले लोग सच बोलें, सच्चाई की राह पर चले। तो जहाँ पर शब्द सत्यता की गहराई से बाहर आए, सत्यता के गहराई से प्रस्फुटित हों, वह ऐसे देश की कल्पना करता है। फिर है where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ पर अथक संघर्ष करने वाली लोग, टायरलेस का मतलब अथक, जो थके ना, स्ट्राइविंग का मतलब संघर्ष करने वाले लोग, तो यहाँ पर टायरलेस का मतलब हुआ अथक, जो थके ना, स्ट्राइविंग का मतलब हुआ संघर्ष करने वाले नागरिक या लोग, स्ट्रेचेस माने फैलाते हैं, इट्स आर्म्स मतलब अपनी भुजाओं को, टूवर्ड्स का मतलब हुआ की तरफ, और परफेक्शन का मतलब हुआ पूर्णता। तो जहाँ पर अथक परिश्रम करने वाले नागरिक, अथक परिश्रम करने वाले लोग अपनी भुजाओं को फैलाते हुए पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करें, मतलब कि हर नागरिक उस देश का अथक परिश्रम निरंतर करता रहे और अथक परिश्रम करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करे, सफलता को प्राप्त करे, सफलता की चोटी पर अपने मेहनत का परचम लहरा दे, अपने मेहनत का पताखा लहरा दें। ऐसी ही सोच कवि रखता है अपने देश के नागरिकों के प्रति कि हर देश का नागरिक अथक परिश्रम करे पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। परफेक्शन मतलब पूर्णता, अपनी भुजाओं को फैलाए किधर की तरफ, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की तरफ, अर्थात कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हर नागरिक निरंतर प्रयत्न करता रहे, और हर नागरिक प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से वह देश विकास की तरफ बढ़ेगा। अगला है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे एंड टू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब कि जहाँ तर्क शक्ति की स्वच्छंद धारा अपने वास्तविक रास्ते को न खोकर पुराने रीति रिवाजों के नीरस बालू के मरुस्थल में न समाहित हो जाए। मतलब कहने का यह हुआ कि जहाँ पर लोग अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करें, लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, अपने दिमाग का यूज़ करें, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करें। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब
तर्क शक्ति की स्वच्छंद धारा, स्ट्रीम माने धारा, क्लियर माने स्वच्छंद, स्वच्छ, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने वास्तविक रास्ते को न खो दे, इनटू द ड्रीरी, ड्रीरी का मतलब होता है नीरस, एकांत, शांत, उदासीन। डिजर्ट का मतलब हुआ मरुस्थल, सैंड का मतलब हुआ बालू, और डेड हैबिट का मतलब हुआ पुराने रीति रिवाज। मतलब कि लोग ऐसे पुराने रीति रिवाज में न चिपके रहें जिनका वर्तमान में कोई प्रयोग नहीं है, ऐसी प्रथाओं को मान्यता न दें, ऐसी पुरानी परंपराओं को मान्यता न दें जिनका वर्तमान में कोई उपयोग न हो, बल्कि हर नागरिक भारत का अपने वास्तविक गंतव्य, अपने वास्तविक तर्क शक्ति का प्रयोग करे, और तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ज्ञान का प्रयोग करके, मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने कर्मों के माध्यम से सफलता को प्राप्त करे और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाए। तो फिर से देख लीजिए कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे एंड टू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, अर्थात कि जहाँ के रहने वाले लोग अपने तर्क शक्ति की स्वच्छंद धारा, तर्क शक्ति की स्वच्छंद धारा, अपने वास्तविक रास्ते को न खो करके नीरस बालू के, पुराने रीति रिवाज के नीरस बालू के मरुस्थल में न समाहित हो जाए, अर्थात कि लोग पुरानी परंपराओं में ध्यान न दें, पुरानी परंपराओं से चिपके न रहें, बल्कि अपने ज्ञान का, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके सफलता को प्राप्त करें और देश को प्रगति की राह पर ले चलें। अगला है where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क, यानी कि ऐसे देश में लोगों का मस्तिष्क ईश्वर के प्रेरणा से आगे की तरफ अग्रसारित होते हुए विस्तृत विचारों और क्रियाकलापों में परिवर्तित होता रहे, तब्दील होता रहे। दी यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, दाउ दी दाई दाइन दाई सेल्फ। तो यहाँ पे दाउ का ऑब्जेक्टिव केस दी है, दी यहाँ पर किसके लिए, दी का मतलब तुम, यानी कि वो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो वेयर द माइंड मतलब कि देश के नागरिकों का मस्तिष्क लेड फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ अग्रसारित हो, किसके द्वारा, बाई दी, यानी कि ईश्वर के प्रेरणा के द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग, यानी कि विस्तृत थॉट, विचारों, एंड एक्शन, क्रियाकलापों में। तो कहने का मतलब कि ऐसे देश में रहने वाले लोगों का मस्तिष्क ईश्वर के वृहत प्रेरणा से आगे की तरफ अग्रसारित होते हुए विस्तृत विचारों और क्रियाकलापों में परिवर्तित होता रहे, कुछ ऐसे देश की कल्पना करता है कवि। लास्ट है, And to that heaven of freedom, my father, let my country awake. हे मेरे पिता, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, कवि कहता है कि हे मेरे पिता, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को, मेरे देश के वासियों को जगाओ। यानी कि जो लोग सो रहे हों, जो आलस्य में अपना समय गुजार रहे हों, जो अपने सफलता के बारे में न सोच रहे हों, जो कर्मठशील न हों, तो ऐसे लोगों को जगाओ, उनको उठाओ, ताकि वो कर्म करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें और अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले चले। तो यहाँ पर लास्ट लाइन है कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, कि मेरे पिता कौन हुए, ईश्वर। कभी यहाँ पर ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि हे मेरे पिता, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में लेट माई कंट्री, मेरे देश को जगाओ, अवेक माने जगाना, मेरे देश को जगाओ, मेरे देश के नागरिकों को जगाओ, जो सो रहे हों उनको जगाओ, ताकि वो उठ करके, कर्म करके, मेहनत करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें, ताकि हमारा देश प्रगति के मार्ग पर चले। बाई रविंद्रनाथ टैगोर।
तो यहीं पर आपकी यह पोएम समाप्त होती है। फिर भी कहीं कोई लाइन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य हमसे पूछिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डीपी सर इंग्लिश क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।